धूमिल समग्र के लोकार्पण समारोह में पहुंची कई हस्तियां। जी आपको बता दें कि 10 फरवरी बुधवार को गोरेगांव पश्चिम में स्थित केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट के परिसर में धूमिल समग्र पुस्तक का विमोचन किया गया, जहां पर कई माननीय अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धूमिल समग्र के संकलन संपादन डॉक्टर रत्न शंकर पांडे जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरह आज धूमिल को गए 46 वर्ष हो गए हैं, लेकिन धूमिल अपने पाठकों के बीच आज भी जीवित है। उनके द्वारा लिखे गए अनेक कविताओं का संग्रह है धूमिल समग्र, जिसमें उनके द्वारा लिखे गए 3 खंडों सहित कविताओं का समावेश है, जो कि पाठकों को खूब पसंद आएगा। यह पुस्तक ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ अमेज़न पर भी उपलब्ध होगी। इस दौरान सतीश कालेस्कर, राजेश जोशी, अर्जुन डांगले, जितेंद्र भाटिया, अनूप सेठी, डॉक्टर श्रीधर पवार, निर्जा सहित कई मान्यवर अतिथि और धूमिल को चाहने वाले इस परिसर में मौजूद रहे। और जब भी विचार आए होंगे तो उसे टाँक लेने की जो गरज रही होगी, विचार निश्चित मौलिक रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, तभी टाँकने के लिए विवश होकर लाचार कवि जैसे जहाँ जो कागज पाया, जेब में जिस तरह से पेंसिल पाया पेंसिल, कलम पाया कलम से लिख लिया, फिर वह कविता होती है। हिंदी के जो बहुत सुविज्ञ आलोचक हैं धूमिल के, उन्होंने इसे बहुत अनाप शनाप संबोधनों से नवाजा है। सूजनी होता है हमारे यहाँ एक जो छोटे छोटे टुकड़े से बनाई जाती है, उसका भी संबोधन कुछ लोगों ने दिया है कि धूमिल की कविता मुकम्मल नहीं बल्कि छोटी छोटी कविताओं का एक विस्तार है। जीवन के अंतिम दिनों में जहाँ वह रहते थे नवाबगंज, आश्चर्य होगा आपको कि जो कोयला जला हुआ रहता था, कोयला की गांठ, उसकी दीवार, उस पर उस कोयले से उसके दीवार पर सफ़ेद जो चूना लगा रहता था, उस पर भी 2-4 पंक्तियाँ लिखी गई थी। क्या यह कुछ हटकर अलग होते हुए नहीं लगता? कविता वही मुकम्मल बयान करती है। कविता रीतिकालीन सौंदर्य की आज नहीं गढ़ी जा रही है। कविता हमारे इस विषम बेला को व्याख्यायित कर रही है। बहुत खुशी है जिस कवि को अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, जो कवि ऊब कर बौखला कर कह रहा हो कि न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है, उस कवि के लिए इस व्यवस्था से मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे वार्डन थे और वह गोष्ठी बहुत अच्छी हुई थी। 150 लोगों का पूरा सभागार भरा हुआ था। नागार्जुन जी ने जैसे मुझे राजेश जोशी जैसे वरिष्ठ कवि की यह पंक्ति याद है, मुक्तिबोध और धूमिल वाला नीचे से, तत्भाव का कवि धूमिल है और ये तत्सम के कवि हैं। फिर कविता का भी उदाहरण देते हैं कि एक तरफ ब्रह्म राक्षस है जिसकी बनावट आप भी पढ़िए, छप छपा छप छप करता है, जनसंग उष्मा की भी बात करता है। बड़ी कविता है, इसमें 2 राय नहीं, चरित्र प्रधान कविता है। लेकिन जब मोची राम आती है 65 में, तो वहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए आपको कोश की तलाश करनी पड़े। सीधे मोची कहता है, बाबूजी सच कहूँ, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मोची को हर आदमी के मरम्मत की चिंता है, यह मोची है। देश के प्रतिष्ठित कवि धूमिल पर एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम मुंबई में हुआ। वैसे तो रमन मिश्र एक प्रकाशक हैं, पुस्तक विक्रेता हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने सारे साथियों को साथ में लेकर जोड़ करके बड़ी शिद्दत और लगन के साथ इस कार्यक्रम को किया, उसकी भी बहुत तारीफ होनी चाहिए। एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेचता है ना रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेचता है ना रोटी खाता है। वो सिर्फ रोटी से खेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद कौन है? मेरे देश जिस समय देश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कुछ समय उस कवि को याद करना जिसने कहा हो कि मेरी कविता अपनी किसानी को चरितार्थ करने का जोखिम उठाती, तो उस कवि को याद करना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। आज के दशक के वो कवि थे और इस अर्थ में थोड़े तरह बहुत सारे लोग जानते होंगे और ये बहुत अच्छा हुआ जो संगीत हो गया। उन्होंने गीत से शुरू किया था और उसके बाद एक और कविता का आंदोलन तो नहीं कह सकते उसे, पर वीरेंद्र जैन नाम के कवि ऋषि हैं, हम लोगों ने बहुत सी हैं, उन्होंने सनातन सूर्योदयी कविता करके शीर्षक से एक आंदोलन जैसा बनाया था और धूमिल उससे जुड़े, सनातन सूर्योदयी कविता, और उससे फिर अलग होकर वो धूमिल आते हैं जो संसद से सड़क तक के धूमिल होते हैं। तो इसमें सारी चीजें वो कम से कम एक बार के धूमिल के पूरे क्रम को देखने की वो मिल जाएगी। ये बहुत दिलचस्प है। उनकी डायरियों में कुछ अंश बहुत उस समय लघु पत्रिकाओं ने छापे थे, जिसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारी डायरियाँ के प्रश्न हैं। ये एक माणूस भाकरी थापतोय, एक माणूस भाकरी थापतोय, एक माणूस ती खातोय, एक तिसरा माणूस ही तिथं आहे। एक माणूस भाकरी थापतोय, एक माणूस ती खातोय, एक तिसरा माणूस ही तिथं आहे जो भाकरी ना थापतोय ना भाकरी खातोय, तो फक्त भाकरी खेळतोय और यही खेल आज चालू है। तो फक्त भाकरीशी खेळतोय। मी विचारतो हा तिसरा कोण आहे? मी विचारतो हा तिसरा कोण आहे? माझ्या देशाची संसद गप्प आहे, माझ्या देशाची संसद गप्प आहे। कि धूमिल अगर आज जीवित होते तो क्या होता? तो सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि वे रबर राव की तरह सलाखों के पीछे होते, क्योंकि धूमिल ने कभी भी अपनी आवाज को दबाने की कोशिश की और उनका प्रतिरोध का जो स्वर था बहुत मुखर था और तेज था। कुछ लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके बावजूद धूमिल थे। और मैं समझता हूँ कि आज हम उनके समग्र को याद कर रहे हैं और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज के समय धूमिल एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, अपने समय के कवि। आजकल आप धूमिल को वो खेलू थे कि नहीं, गाँव में रहने वाला, वो अपने भाईचारा, अपने भाई बहन पिता सबके बारे में किस तरह से सोचता है, वो सोच भी आजकल कम हो गई है। वो भी हमको अर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपकी सभी की शुभकामनाओं को साथ देता हूँ और मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मेरे साथियों का भी आभार है।
सर धूमिल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का ये मार्मिक शब्द है, लोगों के जहन में बसा हुआ है कि आज उनके मरणोपरांत भी इतने वर्ष बीत गए लेकिन लोग याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, कवि बड़ा अपने शब्दों से ही होता है। उसके अक्षरों की बनावट बुनावट शब्द में जाते हैं और शब्द कविता तक पहुंचते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो कवि के बस का ही है। आम पाठक या आम लेखक या नहीं कर सकता। आज होड़ लगी है, कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन रचना और भाषा के स्तर पर कविताएं उस तरह से आ नहीं रही हैं, भीड़ में गुम होती जा रही हैं। 46 साल धूमिल के निधन के बाद जो उनकी कविताएं आज इतनी मार्मिक और प्रासंगिक हैं, वह इसलिए हैं कि वह शब्दों का जो चयन करते हैं, जो अपने आसपास के शब्दों को कविता की ऊंचाई देते हैं, वह बहुत बड़ी चीज़ है। वह आज की कविता से प्राय लुप्त होता जा रहा है। जैसे कुछ कविताएं हम सुनाएं आपको। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यह लोहा यातना का प्रतीक है। कविता की व्याख्या करना समीचीन इसलिए नहीं होगा कि कविता अव्याख्यायित हमेशा रहती है। अपने काल में उसका समय समय पर व्याख्या किया जा सकता है। आप इतना सोचिए कि जो लगाम है घोड़े के मुंह में, वह लगाम उसके खुशहाली के लिए नहीं है, वह मनुष्य द्वारा उसकी यातना देकर उससे अपने मुताबिक घुमाने के लिए, अपने मुताबिक सवारी ढोने के लिए किया जाता है। तो यातना, लोहा जो है यातना का प्रतीक है। और बहुत सारी बातें आप अपने ढंग से सोच सकते हैं। उनकी एक और प्रिय कविता है जो केवल एक बंद सुनाएंगे क्योंकि लंबी कविता है, इसलिए सुनाएंगे कि किस तरह से अपने चारों तरफ के शब्दों को कविता की ऊंचाई देते थे और मार्मिक ऊंचाई देते थे, मार्मिक पंक्ति भी देते थे, आपको सोचने के लिए भी बस करते थे। कलछुल, यह कविता है संसद समीक्षा। जैसा कि शीर्षक से ही लग रहा है कि संसद समीक्षा हो रही है, लेकिन यह संसद समीक्षा की, वह संसदीय प्रणाली की समीक्षा नहीं है, बल्कि यह आम जीवन में जुड़ी हुई रोटी के गुणा भाग की समीक्षा है, जो आम आदमी के भीतर सबसे बड़ी संसद के लिए तो यही सवाल है, वही समीक्षा है। तो वह कविता शुरू होती है। करछुल बटलोहिया से बतियाती है, चिमटा तवे से मचलता है, चूल्हा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ जलता है और जलता रहता है। यह एक बंद है। कविता यहाँ से शुरू होती है, लंबी कविता है, पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, यहाँ इतना समय नहीं है। लेकिन आप समझिए कि पहली पंक्ति करछुल बटलोहिया से कब बतियाएगी? जब बटलोहिया में दाल नहीं होगी तभी तो करछुल बतियाएगी, यानी खड़बड़ करेगी। वह ध्वनि मार्मिक ध्वनि है। जिस रसोई में दाल नहीं है, केवल कलछुल उसमें घूम रही है, थोड़ा सा दाल बचा होगा। सही बात। और चिमटा तवे पर कब मचलेगा? जब तवे पर मुकम्मल रोटी नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक रोटी बनी फिर उतार ली गई और गिन कर रोटियां जहाँ बन रही है। इस पूरी लंबी कविता को पढ़ेंगे तो उसमें गिन कर रोटियां बनती हैं। पुस्तक के आज विमोचन हुआ, उसके बारे में बताइए कि जो उनके पाठक हैं, रेगुलर पाठक है, उनको कहाँ से मिलेगा, किस तरह का है पुस्तक, इसमें क्या समावेश है, संक्षिप्त? ये पूर्ण रूप से उनकी प्रकाशित अप्रकाशित जो अब तक हमें उपलब्ध हुई, वे सारी रचनाएं उनके 3 खंडों में आ गई हैं। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हैं। ऑनलाइन, उनके ऑनलाइन और अमेज़ॉन साइट पर भी यह किताबें देश विदेश के लोगों द्वारा खरीदी जा सकती हैं। धूमिल की एक पंक्ति है, कविता मुजरिम के कटघरे में बेकसूर आदमी का हलफनामा है। धूमिल को ही नहीं बल्कि हर कवि को, चाहे वो आज का हो चाहे बहुत 500 साल पुराना हो, उसका पाठक वर्ग ही उसका न्यायालय होता है, उसकी कचहरी होता है। आज हम जिस तरह से कविता को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, 500 साल बाद कविता तभी जिंदा हो रहेगी जब उसका पाठक उसी तरह से समादरणीय रूप से उसे ले, उसे समझे। पाठक के सामने कविता की कचहरी या साहित्यकार की कचहरी हमेशा खुली रहती है और उस न्यायालय में
बेकसूर आदमी की तरह कविता पढ़ी जा रही है, तो हमें लग रहा है कि चूंकि समय का बेकसूर आदमी न्यायालय के कटघरे में खड़ा है और कविता को हलफनामा के रूप में मुझे दे रहा है, तो आपको बता दें हलफनामा यानी शपथ पत्र यानी एफिडेविट बहुत ही शिद्दत से समय को व्याख्यायित करने के लिए बचा कर रखा जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 500 साल हजारों साल बाद धूमिल का पाठक इस हलफनामा को, इस समय को व्याख्यायित करने के लिए, अपने समय को भी जबान देने के लिए जिंदा रहेगी। थैंक यू।